Good morning, dear students. I am Avinash Agarwal, Assistant Professor of Zoology from Government बांगड़ कॉलेज डीडोना। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एपीकल्चर के सेकंड पार्ट में एपीकल्चर के बाय प्रोडक्ट्स और हनी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही इसके महत्व को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि शहद निर्माण कैसे होता है। ये एक विशेष कार्य है जो कि फूलों से एकत्रित नेक्टर और परागकणों को जठर रस जो होता है मधुमक्खियों का, उसके जो पाचक रस जो होते हैं उनके साथ में ब्लेंड करके मिक्स करके और उसके पश्चात में जो उसका शहद के अंदर जो इनिशियल स्टेज में 80% तक जो पानी होता है उसकी मात्रा को 20% तक के स्तर पे नीचे लाके और अधिकांश उसका जो विस्कस जो गुण है उसको उत्पन्न करने के पश्चात इसको तैयार किया जाता है। और इसमें उसके जो पंख है वो सहायता करते हैं पानी को उड़ाने में, और इसको वो ऐसा करने के लिए बार बार अपने मुंह में लेके उसको पेट में ले जाके पाचक रसों की सहायता से उसका पाचन करते हैं और उसको कॉम में फिर से उड़ेलते हैं, फिर से ग्राइंड करते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि वो उसकी मैच्योर स्टेज में ना आ जाए, और उसके पश्चात उसको कॉम सेल्स के अंदर डाल के उन कॉम सेल्स को मोम की परत से ढक देते हैं। इसके अलावा एक अधिरचना विशेष घटना के रूप में देखने को मिलती है, जिसमें जब रानी बीमार हो जाती है या बूढ़ी हो जाती है, जिसके द्वारा अब विशेष फेरोमोन्स का स्त्रवण उतना नहीं हो पा रहा होता है जो कि उस छत्ते की व्यवस्था को मेंटेन कर सके, तो उसके पश्चात छत्ते में अव्यवस्थाएं होने लगती है, साफ़ सफाई सही से नहीं हो पाती है, जो मर गए सदस्य हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया नहीं हो पा रही होती है, बच्चों की अंडों की जो देखभाल है वो सही से नहीं हो पाती है। तो उस स्थिति में जो श्रमिक है वो उस पुरानी रानी के स्थान पर नई रानी की व्यवस्था करते हैं। नई रानी को तैयार किया जाता है रॉयल जेली खिला के, और फिर पुरानी जेली रानी का नई रानी के द्वारा प्रतिस्थापन ही अधिरचना के रूप में हमें देखने को मिलता है। फिर विशेष पदार्थ फेरोमोन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फेरोमोन शरीर के द्वारा विशेष ग्रंथियों के द्वारा स्रावित ऐसे वोलेटाइल पदार्थ है जो कि शरीर से बाहर जाकर किसी अन्य सदस्य या अन्य जाति के जीवों को प्रभावित करते हैं। ये मुख्य रूप से तो उसी जाति के सदस्यों में देखने को मिलता है, और ये फेरोमोन्स है रानी और श्रमिक के द्वारा मुख्य रूप से निकाले जाते हैं। रानी के द्वारा जो रानी पदार्थ निकाला जाता है उसमें कुछ विशेष फेरोमोन्स होते हैं जो कॉलोनी को यूनाइट फॉर्म में रखते हैं, और इसके पश्चात में जो श्रमिक है उनकी जो नासानो ग्रंथि है जो कि पेट के निचले हिस्से में पाई जाती है, वो श्रमिकों को उनकी पहचान दिलाने में मदद करती है। जहाँ भी ये समूह में उड़ते हैं उनको वो एक दूसरे को पहचानने में इसकी अद्वितीय संरचना है उसकी सहायता से ऐसा हो पाता है। उसके बाद में जब कामद उड़ान के दौरान रानी उड़ती है तो उसकी जो बॉडी से निकलने वाले फेरोमोन्स है उसी जाति के सदस्यों जो मेल सदस्य है ड्रोन जिनको हम कहते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसके साथ ही रानी पदार्थ अन्य मादा जो रानी सदस्य होते हैं रानी के साथ ही उत्पन्न हुई उन सभी को बंज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये जो अंडाशय है उसकी वृद्धि को रोक देता है। उसके अलावा श्रमिकों की जो ग्रंथि है उनसे एक अलार्म फेरोमोन स्रावित होता है जो किसी खतरे का आभास होने पर उसके ऊपर आक्रमण करके उसके डंक के द्वारा इसको रिलीज़ करते हैं, जिसका पता चलने पर उस छत्ते के बाकी सदस्य भी उस इंट्रूडर या आक्रमणकर्ता पर आक्रमण करके उसको अपने छत्ते से दूर रखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद मधुमक्खी का शहद है जो कि एक लगभग संपूर्ण आहार के रूप में जाना जाता है, जिसमें उसके लार उसके नेक्टर और पराग के साथ इसमें जो पाचक रस है उसका ये मिश्रण होता है, जिसमें पराग में 25% तक प्रोटीन और करीब 18 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही इसमें विटामिन्स, खनिज, अन्य एंजाइम और फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति से ये ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है, परंतु इसमें कैलोरी कम होने से ये शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, शरीर को स्वस्थ बनाता है
और साथ ही ऊर्जा और उसके प्रदर्शन को बढ़ाता है। इसके बाद हम उसका मोम देखते हैं, बीवैक्स, जो कि 4 से 7 उदर खंड की ग्रंथियों से स्रावित होता है, जहाँ पे एक्सटर्नल वैक्स प्लेट्स लगी होती है और ये फ्लेक्स के रूप में निकाला जाता है, जो वैक्स को पेस्ट बनाने में हेल्प करता है। और ये जो बीवैक्स जो होता है बहुत ही नरम, लचीला, मजबूत और लुब्रिकेंट के रूप में काम में लिया जाता है। और इस मोम की सहायता से छतों की जो सेल्स होती है उनको बनाया जाता है, उनको सिला जाता है, उनकी दीवारों को मजबूत बनाया जाता है। प्रोपोलिस, यह पेड़ों से मधुमक्खियों द्वारा एकत्रित किया जाने वाला गोंद जैसा पदार्थ है, जो कि चिपचिपे राल को चिपचिपे गोंद में मोम के साथ बनाया जाता है, जिसका उपयोग भी कॉम्ब की दीवारों को और मजबूती प्रदान करने में किया जाता है। साथ ही ये दरारों को सिलने के लिए भी काम में लिया जाता है। उसके बाद शाही जेली को समझते हैं। दूधिया पदार्थ है जिसमें पके हुए पराग और नेक्टर से बनता है, जो कि ग्रंथि की जो नर्सिंग सेल्स जो होती है या जो प्रोडक्ट होते हैं उनके द्वारा ये मिक्स होके ब्लेंड होके बनता है, जिसमें कि प्रोटीन, वसा और विटामिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद में मधुमक्खी के जहरों के बारे में समझते हैं। तो यहाँ जो डंक जो होता है उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि किसी भी आक्रमणकर्ता को कुछ समय के लिए परेशान कर देते हैं, बेचैन कर देते हैं। इसका कारण इसके अंदर मौजूद विशेष प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन के साथ साथ में एडोलेपमिन जैसे एक मजबूत विरोधी पदार्थ उपस्थित होते हैं, जो कि कैल्शियम पर निर्भर पोटेशियम चैनल को रोकता है। साथ ही इसमें ये जो वेनम जो है वो रक्तस्रावी होता है, जिसमें एपामीन, मेलेटिन, फास्फोलिपिड, हाइल्यूरोनिडेज जैसे तंत्र को बाधित करने वाले स्राव होते हैं। और साथ ही ये हृदय और अधिवृक्क ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं। साथ ही इसमें एंटीबायोटिक भी पाए जाते हैं। इसके लाभ क्या क्या हैं? तो मधुमक्खी पालन का सबसे पहला लाभ तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंदर देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर में जितनी भी फसलें होती है उनमें जो परागण की क्रिया होती है अधिकांशतः बीज के द्वारा की जाती है। 80% जो पोलिनेशन या परागण की क्रिया है वो विभिन्न प्रकार के बीज के द्वारा होती है, और इससे क्रॉस पोलिनेशन को मौका मिलता है, जिससे कि अच्छी गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीजों का निर्माण होता है। इसके अलावा ये विभिन्न प्रकार की पदार्थ है जैसे शुद्ध मधु, रॉयल जेली, मोम, पराग, मोनिविस इत्यादि के लिए भी काम आते हैं। साथ ही इससे रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पे रोजगार के नए नए साधनों के उत्पाद के साथ साथ में यहाँ ये किसी भी कृषि के अन्य उपक्रम के साथ में कोई ढांचागत प्रतिस्पर्धा भी नहीं करता, और ये कम लागत में, कम स्थान में और कम संसाधनों में भी संचालित किया जा सकता है, और इसका पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इकोसिस्टम को ये रेगुलेट करने में मदद करते हैं। साथ ही इसका जो शहद है बहुत ही पोषक तत्वों वाला और स्वादिष्ट पदार्थ है, जिसको खाने में काम में लिया जाता है। और साथ ही इसमें जो इसका मोनिविस है उसका उपयोग कई प्रकार की बीमारी जैसे गठिया, आर्थराइटिस, कैंसर इत्यादि को ठीक करने में और बी थेरेपीज़ के रूप में किया जाता है। साथ ही शहद के नियमित सेवन से रुधिर शुद्ध होता है और उसमें रक्तचाप और खून की कमी जैसी समस्याओं का समाधान भी देखने को मिलता है। साथ ही तपेदिक अस्थमा भी ठीक हो जाते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि शहद एक ही बहुत ही गुणकारी पदार्थ होने के कारण इसकी मांग बहुत ज़्यादा होने से जो इसको उत्पन्न करने में लगे हुए हैं उनको अच्छा पैसा और रोज़गार मिलता है। प्राकृतिक विधि ज़्यादा अच्छी नहीं थी जिसमें कि छत्ते को तोड़ के शहद प्राप्त किया जाता था, जो कि पारंपरिक विधि के रूप में अभी भी आदिवासी क्षेत्रों में जंगलों में किया जाता है। परंतु वैज्ञानिक और कृत्रिम विधि में ऐसे अच्छी गुणवत्ता के मजबूत स्टील के छत्तों का निर्माण किया जाने लगा है। स्टील और कभी कभी लकड़ी के छत्तों का भी निर्माण होता है, जो कि एक विशेष संरचना में होते हैं, जिसमें कि कृत्रिम रूप से शहद निष्कासन चैम्बर भी होते हैं, जो छत्ते को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसका शहद और मोम निष्कासन कर लेते हैं। साथ ही इनका जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत अच्छा होता है, पोर्टेबल होते हैं, इनको कहीं पे भी ले जा सकता है।
इनको बगीचों के आसपास रखा जाता है, जहाँ जो